सो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें लोकतांत्रिक शासन या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस की, तो सबसे पहले हमें दोनों का अलग अलग अर्थ को जान लेना आवश्यक है। तो सबसे पहले अगर बात करें हम लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की, तो लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के, ग्रीक भाषा, ठीक है, उसके दो शब्दों डीमोस प्लस क्रेटिया, क्या है? क्रेटिया, CRATIA, तो डीमोस प्लस क्रेटिया ग्रीक भाषा के दो शब्दों, तो ग्रीक भाषा के दो शब्दों डीमोस प्लस क्रेटिया से इसकी उत्पत्ति हुई है, जहां पर डीमोस का अर्थ होता है, डीमोस का अर्थ क्या है? जनता, और क्रेटिया का अर्थ है सत्ता, यानी डीमोस का मतलब होता है जनता और क्रेटिया का मतलब होता है सत्ता। अतः अगर हम एक अर्थ में कहें तो लोकतंत्र वह शासन है, वह शासन प्रणाली है जिसमें कि सत्ता जनता के हाथों में होती है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों डीमोस तथा क्रेटिया से हुई है, जिसमें कि डीमोस का मतलब होता है जनता और क्रेटिया का मतलब होता है सत्ता। अतः लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जिसमें कि सत्ता जनता के हाथों में होती है। आप लोगों ने सभी इस बारे में सुना होगा, अब्राहम लिंकन के बारे में, और उनकी डेफिनेशन के बारे में तो जरूर सुना होगा। तो अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र क्या है? अब्राहम लिंकन बताते हैं कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। क्या है? जनता का जनता के लिए और जनता द्वारा शासन ही क्या है? लोकतंत्र है। तो इस तरह से अब्राहम लिंकन की जो डेफिनेशन है इसे सबसे ज़्यादा मान्यता मिली हुई है। इसके अलावा एक और विद्वान है गेटेल। गेटेल ने भी लोकतंत्र के बारे में कुछ बातें कही हैं, जैसे कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें कि सत्ता के प्रयोग के लिए समस्त जनता को भाग लेने का अधिकार है, यानी कि सत्ता कौन प्राप्त करेगा इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण जनता इसमें भाग लेती है, इस प्रक्रिया में भाग लेती है, यानी जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है जिनको सत्ता मिलेगी। तो जिसमें प्रशासन और जनता के मध्य दूरी नहीं है। क्या है? लोकतांत्रिक शासन जिसमें प्रशासन और जनता के मध्य दूरी नहीं है, बल्कि आपस में सहयोग है और परस्पर एक दूसरे पर निर्भर पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि जनता शासन के लिए अजनबी और जो शासन हो जनता के लिए एकदम अजनबी, दूर की बात है। तो ऐसा नहीं है, बल्कि एक दूसरे के साथ मिलकर दोनों कार्य करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से ही कार्य होता है। और क्या है? जनता सरकार पर और सरकार जो है वो जनता पर निर्भर पाई जाती है। यहाँ पर लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा और संवर्धन के लिए प्रयास किया जाता है। यहाँ पर यह देखा जाता है कि जो लोकतांत्रिक मूल्य यानी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले और उनके आदर्शों की रक्षा हो, और इसके लिए उनको संवर्धन यानी उनको बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए। लोगों को विकास को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास किया जाता है। किसमें? लोकतांत्रिक शासन में। और अगर हम इसके संस्थापक की बात करें तो जो इसके संस्थापक है वो हैं विंस्टन ऑस्ट्रम। क्या है? विंस्टन ऑस्ट्रम इसके संस्थापक माने जाते। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के संस्थापक कौन है? तो कौन है? विंस्टन ऑस्ट्रम। ओके, तो चीज़ें याद रखें। अब देखते हैं हम लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कौन कौन से गुण हैं। अगर हम इसके गुणों की बात करें तो सबसे पहले आता है इसमें लोकतंत्र में आस्था। सबसे बड़ी चीज़ क्या है इसमें? लोकतंत्र में आस्था, यानी लोगों का हित किस चीज़ में, लोगों का जो भलाई किस चीज़ में, इस चीज़ में इसकी लोकतांत्रिक व्यवस्था की आस्था होती है, सबसे ज़्यादा इसी चीज़ में होती है। इसके अलावा दूसरा है जन भागीदारी। लोकतंत्र में जन भागीदारी बहुत बड़ी मात्रा में होती है। जनता के द्वारा ही अपने प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजे जाते हैं या पार्लियामेंट में भेजे जाते हैं, जो कि वहाँ पर उनकी समस्याओं के बारे में, उनकी आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करते हैं और वहीं से उनके बारे में नीतियाँ बनती हैं। तो इसलिए जन भागीदारी भी काफ़ी महत्वपूर्ण होती है किसमें? लोकतांत्रिक व्यवस्था में। थर्ड है इसमें प्रशासन की सतर्कता होती है, और यानी जो प्रशासन होता है वो काफ़ी सतर्क होता है। किसके लिए? जनता के प्रति, जनता के लिए काफ़ी सतर्क होता है। और प्रशासन की तत्परता भी इसका सबसे प्रमुख गुण है, और संवेदनशीलता, यानी कि प्रशासन की तत्परता और संवेदनशीलता भी इसका काफ़ी बड़ा गुण है होता है। तत्परता का मतलब होता है कि जल्दी से जल्दी कोई भी कार्य तत्पर कर देना, और कोई भी नीति मतलब जल्दी से जल्दी बना देना।
तो इस तरह से, और संवेदनशीलता यानी कि जनता के लिए पूरी तरह से संवेदनशील होना चाहिए किसी भी सरकार को। तो ये सबसे बड़ा गुण है लोकतांत्रिक व्यवस्था का। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो सबसे पहले आता है सत्ता का विस्तृत विकेंद्रीकरण, कि ऐसा नहीं है कि जो सत्ता है वो केवल कुछ लोगों के हाथ में ही सिमट कर रह जाए, केवल केंद्र सरकार तक या फिर राज्य सरकार तक ही सीमित रह जाए, बल्कि जो सत्ता है वो प्रॉपरली प्रत्येक गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए, प्रत्येक समाज तक पहुंचनी चाहिए। इसलिए सत्ता के विकेंद्रीकरण की अवधारणा को ही साकार करने के लिए ग्राम पंचायत यानी पंचायती राज की व्यवस्था की गई। इसकी अवधारणा ये आई थी किस लिए? ताकि जो सत्ता का विस्तृत विकेंद्रीकरण किया जा सके, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या वाले देश में कोई भी जो नागरिक है, सभी नागरिक सरकार तक पहुंच नहीं सकते, केंद्र सरकार तक तो सभी पहुंच नहीं सकते। इसलिए वो किस तरह से सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके और किस तरह से सरकारी नीतियों का फायदा उठा सके, इसलिए वह ग्राम पंचायती राज की अवधारणा का सरोकार करते हैं। ओके, तो सबसे पहला क्या है इसकी विशेषताओं में? सत्ता का विकेंद्रीकरण। ओके, नेक्स्ट है इसमें पक्षपात का भेदभाव रहित शासन, यानी कि उस शासन में जिसमें कि किसी को भी बिना पक्षपात के न्याय मिलता हो, वहां पर सम्मान मिलता हो, समानता मिलती हो, स्वतंत्रता मिलती हो, इस तरह का शासन ही लोकतांत्रिक शासन होता है, जिसमें ना कोई गरीब हो ना कोई जो है अमीर हो, सभी इक्वल हों, और क्या है, सभी के लिए पर्याप्त सम्मान हो, स्वतंत्रता हो, कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है। तो इस तरह का शासन क्या है? पक्षपात का भेदभाव रहित शासन होना चाहिए, यानी शासन के अंदर बिल्कुल भी पक्षपात या भेदभाव नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रशासनिक नीतियों का प्रचार और प्रसार, कि जो भी सरकार नीतियां बना रही है उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार हो और उनका प्रचार हो, यानी प्रचार होगा तभी तो उनका प्रसार होगा, लोग तभी तो उनसे फ़ायदा उठा पाएंगे। अगर मतलब ये देखिए आप, कागजी तौर पर तो सरकार के द्वारा नीतियां बनाई गई लेकिन जमीन स्तर पर उन्हें लागू नहीं किया गया, तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसे शासन का? कि जो नीतियां बनाई गई हैं, लोगों के लिए नीतियां बनाई गई हैं, उन्हें प्रॉपरली उससे बेनिफिट हो, प्रॉपरली वो उससे लाभ ले पाए। तो इस तरह से जो भी नीतियां हैं उनका प्रचार और प्रसार होना चाहिए। नेक्स्ट, शासन के अंदर लचीलापन होता है। क्या? लचीलापन, यानी फ्लेक्सिबल होती है, जो गवर्नमेंट होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, किसमें? लोकतांत्रिक शासन में। नेक्स्ट है जनमत का प्रभाव होता है और उसका सम्मान किया जाता है, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है, जनता क्या चाहती है, जनता का क्या मत है किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी विषय को लेकर जनता की क्या सहमति है, उसका काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ता है। किस पर? जो सरकार की नीतियां हैं, सरकारी कार्य हैं, इन सब पर जनमत का काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि सरकार इसको इग्नोर कर दे, बल्कि सरकार इसको काफ़ी सम्मान करती है, क्योंकि आफ्टर ऑल सरकार को जनता के लिए तो कार्य करना ही है। तो इस तरह से जनमत का भी प्रभाव होता है और उसका सम्मान किया जाता है। इसके अलावा इसमें होता है कि लोकप्रिय कानूनों का समर्थन किया जाता है, यानी जो भी लोकप्रिय कानून होते हैं उनको काफ़ी हद तक समर्थन प्राप्त होता है। किसका? जनता का। जनता भी सरकार के द्वारा बनाए गए कानूनों का समर्थन करती है, जो कि उनके हित में होते हैं, उन्हें ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते। तो इस तरह से जो भी सरकार अच्छे कानून बनाती है उनका जनता द्वारा समर्थन किया जाता है। अब एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आने के बाद में हमारे समाज में भी, हमारे लोकतांत्रिक समाज में भी काफ़ी सुधार किए गए प्रशासन के स्तर पर। तो कौन कौन से सुधार थे ये देखते हैं। सबसे पहले तो नागरिक समाज 1990 के बाद जब से प्रशासन में लोकतांत्रिक सुधार किए गए, यानी शासन को ज़्यादातर लोकतांत्रिक किया गया, ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाया गया, तब से लोगों की शासक की प्रक्रिया या सरकार के नए नए प्रोग्राम यानी जो जो नीतियाँ होती है, जो जो स्कीम बनाती है, उनके प्रति ज़्यादा भागीदारी बढ़ रही, लोग उनमें ज़्यादा भागीदारी कर रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं कि हमें ये परेशानियां हैं, ये हमारे उनके सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो आप प्लीज़ हमारे लिए ये कार्य करिए। तो इस तरह से जो नागरिक है, जो समाज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नीतियों में भागीदारी कर रहा है। इसके अलावा ये भागीदारी सभी वर्गों की बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो उच्च वर्ग है उन्हीं की बढ़ रही है, बल्कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग जो है वो भी इसमें अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जहां पहले लोगों को किसी भी विभाग के बारे में कोई भी जानकारी सरकार के द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती थी,
यानी पहले क्या था, अगर किसी को कोई सरकारी किसी भी काम से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वो लोगों को उपलब्ध नहीं कराई जाती थी। लेकिन जब से अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार एक्ट बना, कानून बना, तब से आप कभी भी किसी भी सरकारी विभाग से सूचना सामान्य रूप से सभी प्रोग्राम के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। सभी नीतियों के बारे में आप कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। कब से? अक्टूबर 2005 से, जब से सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ है, बना है। इसमें क्या है, आरटीएस राइट 17 सेवाएं आने के बाद में, देखना, आरटीएस राइट्स 70 सेवाएं आने के बाद में प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विविध सेवाओं, जैसे कि सर्टिफिकेट बनवाना या अन्य कोई भी लाइसेंस बनवाना और भी बहुत सारे काम है, वो सब क्या हो गया, आसान हो गया, क्योंकि ई गवर्नेंस आ गई एक तो ई गवर्नेंस के माध्यम से और अन्य माध्यम से प्रशासन से, गुड गवर्नेंस से काफ़ी चीज़ें आसान हो गई है। क्योंकि जो अधिकारी एक निश्चित समय में सर्टिफिकेट नहीं बना कर देगा तो उसके विरुद्ध सरकार के द्वारा आर्थिक दंड दिया जा सकता है। यानी अगर कोई सरकारी अधिकारी है वो मनमानी करता है कि नहीं अभी टाइम नहीं है, बाद में होगा, उस दिन आना, तो सरकार का कोई भी अधिकारी अगर नागरिकों को इस तरह से गुमराह करता है, इस तरह से उनके कार्य करने को मना करता है, तो उसके प्रति क्या हो सकता है, आर्थिक दंड उसे दिया जा सकता है। कुछ भी आर्थिक दंड दिया जा सकता है उसे सरकार के द्वारा।